हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट के जो कॉमन पेपर आता है, यानी 50 मार्क्स का जो आपका पेपर आता है। देखिए, 100 मार्क्स का आपका विषय से संबंधित पेपर आएगा, जो भी विषय आपने सिलेक्ट किया होगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 50 नंबर का प्रश्न आपको शिक्षण कला एवं अन्य शिक्षण एवं अन्य कला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी को आज से सीटेट बिहार स्टेट की तैयारी शुरू करवा रही हूँ। तो इसके लिए जब मैंने आप सभी से कमेंट करवाए थे तो आपने कहा था कि दोनों ही पेपर्स की तैयारी कराई जाए, यानी हिंदी की भी करवाई जाए प्लस जो ये हमारा 50 मार्क्स का होता है इसकी भी तैयारी कराई जाए। तो चलिए, सबसे पहले हम 50 मार्क्स की तैयारी करेंगे, यानी कि दोनों तैयारी साथ साथ चलेगी। लेकिन जितने प्रीवियस ईयर के पेपर हैं मैं उन सभी पेपर्स को आप सभी से यहाँ पर हल करवाऊंगी, सॉल्व करवाऊंगी। अब सभी के लिए प्रीवियस पेपर लेकर आई हूँ और जो ओरिजिनल आंसर्स है, मतलब आयोग के द्वारा जो आंसर बताए गए हैं, तो उन्हीं आंसर को मैं यहाँ पर आप सभी को दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल पेपर है। तो यहाँ पर हम 50 नंबर का जो पेपर है वो करेंगे। तो प्रीवियस ईयर के पहले सारे पेपर्स कर लेते हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे, क्योंकि समय कम है और तैयारी भी बेहतर चाहिए। तो चलिए, अपने प्रश्नों को हम शुरू कर देते हैं। एक एक पेपर मैं यहाँ पर लूँगी। तो ये जो पेपर है, मैं डेट मेंशन कर रही हूँ कि ये पेपर जो है हमारा 4 नवंबर का है। और मैं एक सेकेंड आपको क्लियर डेट बता देती हूँ जी, 4 सितंबर 2023। आप नोट डाउन करिए मैंने कितने पेपर करवाए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। शिफ्ट 1 का, और ये पेपर 1 का है, ठीक है, पेपर 1, ठीक है। इतनी जानकारी काफ़ी है। चलिए अपने प्रश्न शुरू कर देते हैं। तो प्रश्न है, अधिगम प्राकृतिक क्रिया है, शिक्षार्थी का, शिक्षक का, व्यक्ति का या फिर जीवित प्राणी का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आयोग के अनुसार जो राइट आंसर इसका माना गया है वो है जीवित प्राणी का, ठीक है। मैं इन्हीं के आंसर्स को आप सभी से यहाँ पर क्लियर करवाऊंगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक है, उच्च स्तर सोच, ध्यान, स्मृति या फिर ये सभी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है सूचना, समझ, विश्लेषण या फिर मूल्यांकन। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सूचना, ठीक है। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? तो वो होता है सूचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुदेशात्मक उद्देश्य है विशिष्ट, मापन योग्य, क्रिया केंद्रित या फिर ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ठीक है। ये सभी होता है तो शायद ये सभी आंसर होता है मोस्टली टाइम पे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है, ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत हुई हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से, शिकागो विश्वविद्यालय से या फिर येल विश्वविद्यालय से। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिकागो विश्वविद्यालय से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता है क्रिया केंद्रित, अन्योन्यन क्रिया, समकक्ष सहयोग या फिर उपरोक्त सभी। तो शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता क्या है? तो वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी क्रिया केंद्रित भी है, अन्योन्य क्रिया भी है और समकक्ष सहयोग भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि प्रोत्साहित करता है छात्र भागीदारी, रुचि, करके सीखो या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो आगमन विधि जो है ये छात्र भागीदारी, रुचि और करके सीखो, ये सभी चीज़ों को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
रोल प्ले विधि की कमजोरी है ध्यान केंद्रण का अभाव, नीरस विधि, अधिगम प्रक्रिया की गति धीमी या फिर समय का क्षय। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान केंद्रण का अभाव। तो रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है कि ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, इसकी कमी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पाठ योजना निर्धारित करता है अधिगम उद्देश्य, विद्यालय का उद्देश्य, प्रधानाध्यापक का उद्देश्य या फिर प्रबंधक निकाय का उद्देश्य। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 5E मॉडल विकसित हुआ था व्यवहारवाद के लिए, रचनात्मकतावाद के लिए, क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए या फिर प्रगतिवाद के लिए। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5E मॉडल जो विकसित हुआ था ये हुआ था रचनात्मकतावाद के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, छात्रों की क्षमता का विकास करना, छात्रों के पृष्ठ पोषण कौशल का विकास करना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। ये क्या है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अनुदेशन प्रदान किया जाता है कक्षा के अंदर, प्रार्थना स्थल पर, सर्वत्र या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कक्षा के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है अंकन प्रक्रिया, अंकन अर्थापन प्रक्रिया, ए और बी दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी अंकन प्रक्रिया भी आएगा और अंकन अर्थापन प्रक्रिया भी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कक्षा स्थापित करना उदाहरण है कक्षा प्रबंधन का, अनुशासन का, नियम का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कक्षा स्थापित करना, यह उदाहरण है कक्षा प्रबंधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए छात्रों के सांस्कृतिक अंतर की उपेक्षा करे, संस्कृति से संबंधित छात्रों बढ़ावा दे, सभी संस्कृतियों का सम्मान एवं महत्व दे या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सभी संस्कृतियों को का सम्मान एवं महत्व दे। तो सभी संस्कृतियों को सम्मान और महत्व दे, ये समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है शिक्षा का उद्देश्य, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण, अभिन्यास एवं रचना या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन जो है वो शिक्षा के उद्देश्य, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण और अभिन्यास एवं रचना, इन सभी बातों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुस्तकालय का उद्देश्य है ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए, खेल प्रदान करने के लिए, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, अब देखिए पुस्तकालय का उद्देश्य, तो पुस्तकालय का उद्देश्य खेल प्रदान करना तो नहीं होता बल्कि ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए होता है। तो हमेशा आंसर ये नहीं होने वाला कि ए और बी दोनों हो जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक है जो कक्षा पर नियंत्रण करता है, जो सीमित अवधि में जानकारी प्रदान कर सकता है, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रभावी शिक्षक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह अपने सहयोगियों से अधिक योग्य हो, छात्रों को से सम्मान पाकर उच्च अधिकारियों के काफ़ी करीब हो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा जो यहाँ पर होगा वो हो जाएगा छात्रों से सम्मान पाकर। तो जब छात्र सम्मान करेंगे तो ही क्या है, शिक्षण का जो है आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है,
उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? अवबोध स्तर पर, चिंतन स्तर, स्मृति स्तर या फिर मूल्यांकन स्तर? तो राइट आंसर यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा अवबोध स्तर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मूल्यांकन प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है या फिर उपरोक्त में से दोनों है या फिर उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। तो मूल्यांकन प्रक्रिया जो है ये मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है शिक्षण अनुभव, अभिभावक अनुभव या फिर शिक्षक अनुभव या फिर अधिगम अनुभव? तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिगम अनुभव, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन भूमिका अदा करता है शिक्षण में, पाठ्य चर्चा में, परीक्षण में या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। मूल्यांकन जो है ये शिक्षण में, पाठ्य चर्चा में और परीक्षण सभी में भूमिका अदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, पाठ्य चर्चा का सिद्धांत आधारित है विषय वस्तु पर, गतिविधि पर, छात्र पर या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो पाठ्य चर्चा का सिद्धांत जो है ये विषय वस्तु, गतिविधि और छात्र तीनों पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया है? डी कोठारी, प्रोफेसर यशपाल, के कस्तूरी रंगन या फिर डॉक्टर मुदालियर? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा वो है प्रोफेसर यशपाल के द्वारा शिक्षा बिना बोझ ये सिद्धांत जो है इनके द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का समापीकरण शुरू होता है समाज, परिवार, माँ या फिर विद्यालय से? तो राइट आंसर जो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार से। हमारा क्वेश्चन है, प्रक्रिया जो बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है, परिणति, संस्कृतिकरण, सामाजिकरण या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा कि बच्चों को जो सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है तो वो सामाजिकरण कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छे छात्र वो होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं, जो हमेशा अच्छा परिणाम लाते हैं, जो हमेशा आत्मविश्वास से युक्त होते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर जो हमें यहाँ पर हमारा हो जाएगा वो क्या होगा कि जो हमेशा सीखना चाहते हैं वो क्या है? अच्छे छात्र होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं करके, सुन के, पढ़कर या फिर लिखकर? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा करके। तो कोई भी चीज़ जब खुद किया जाता है तो उस चीज़ की समझ क्या है? ज़्यादा आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए। रुचि को प्रोत्साहित करता है, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, भागीदारी बढ़ाता है या फिर उपरोक्त सभी? तो वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए, ये क्या है? ये उपरोक्त सभी बातों को प्रोत्साहित करता है, रुचि को बढ़ाता है, जिज्ञासा बढ़ाता है और भागीदारी को बढ़ाता है। चलिए तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी भोजपुरी, गाड़, पाली या फिर संस्कृत? तो गौतम बुद्ध के समय जो भाषा थी प्रवचनों की वो थी, देखिए यहाँ पर जो आयोग के द्वारा आंसर मार्क किया गया है वो है संस्कृत, लेकिन अगर मैं करेक्ट आंसर बताऊं तो गौतम बुद्ध के जो समय जो भाषा थी वो थी पाली। ठीक है, संस्कृत नहीं थी, संस्कृत उससे पहले थी। गौतम बुद्ध के समय जो भाषा थी वो थी पाली, लेकिन आयोग के द्वारा अगर बात करूँ तो आयोग के द्वारा संस्कृत मार्क किया गया है और जो रियल आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए पाली। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट, अब आप देखिए आयोग के द्वारा जो है काफ़ी आंसर यहाँ पर गलत दिए गए हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो आंसर मार्क्ड है मैं उन्हीं के अनुसार जो है आपको यहाँ पे करवा रही, क्योंकि काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हमें वही आंसर करवाओ जो आयोग ने दिया है। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ें बता दी है कि राइट आंसर पाली है बट आयोग ने संस्कृत मार्क किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
कि राम का पुल या राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य में स्थित है? बेरिंग जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, या फिर कुक स्ट्रेट, या फिर तेब्राउ जल डमरू मध्य। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाक जल डमरू मध्य। तो राम का पुल या राम सेतु यहाँ स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में किस क्षेत्र की वृद्धि जो है ये सकारात्मक रही? बिजली, स्टील, कोयला या फिर पेट्रोलियम। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा कोयला। कोयला की जो वृद्धि है ये सकारात्मक रही, बाकी सबकी क्या है, नकारात्मक हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए? 1911, 1912, 1913 या फिर 1914 में। तो राइट आंसर यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 1912 में। बिहार और उड़ीसा जो है ये बंगाल से अलग हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पटना मरीन ड्राइव बिहार का थेम्स पथ का संस्करण एक एक्सप्रेसवे है जो डैश के मध्य चलता है? गंगा नदी, यमुना नदी, बागमती नदी या फिर कोसी नदी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक स्मोक के कारण के लिए जिम्मेदार है? भस्मक से वाहनों से उत्सर्जन, भस्मक और वाहनों से उत्सर्जन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा भस्मक और वाहनों से उत्सर्जन, दोनों ये स्मोक के लिए जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्नवीकरण कागज को खाद्य कंटेनरों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्यों किया जाता है? क्योंकि यह बहुत सी जगह बनाता है, क्योंकि यह संदूषण पैदा करता है, क्योंकि कागज का उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, क्योंकि कागज बहुत मोटा है और खाद्य कंटेनरों को ढक नहीं सकता है। तो राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा क्योंकि यह संदूषण पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई कहलाती है? वनों की कटाई, वनीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बड़े पैमाने पर जो पेड़ों की कटाई है, देखिए वो कहलाती है वनों की कटाई, और वनीकरण तो वृक्षों को रोपना होता है, ना कि काटना। ठीक है, पेड़ लगाना वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वन होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर और 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 80 वर्ग सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई 10 तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो जाएगा 10 × 8, तो आ गया आपका 80। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, संध्या ने रुपए उधार दिए 5% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के लिए वीणा को 5000। ठीक है, विद्या को 3 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली राशि की गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 578813। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन ही दिखा रही हूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको दिया गया है, तो अब पूछा गया है कि इसका मान क्या होगा। तो बदमाश वाला फॉर्मूला लगाइएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले इन दोनों को,
और इधर इन दोनों को होगा, जो आंसर आएगा सबको ऐड कर दीजिए। तो उसके बाद जो हमारा आंसर आने वाला है वो हो जाएगा यहाँ पर 470। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है टी वह एलसीएम जो दो संख्याओं का 14,560 है और उनका एचसीएफ 13 है, यदि उनमें से एक 416 है तो दूसरा क्या होगा? 460, 455, 450 या फिर 445। तो आपको यहाँ पर एलसीएम के क्वेश्चंस भी कर लेने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 455 जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, केवल आपको मेन आंसर बता रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पुरुष की छाया है 1/√3 आदमी की ऊंचाई का गुणा। पुरुष की छाया है 1/3 आदमी की ऊंचाई का गुणा। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? 135 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेना का संबंध जैसे सैनिक से है तो इसी प्रकार से स्कूल का संबंध जो है किससे होगा? प्रधानाध्यापक, अध्यापक, विद्यार्थी या फिर चपरासी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सेना का संबंध किससे है? सैनिक से। सेना में कौन जाता है? सैनिक जाता है। तो इसी प्रकार से स्कूल में कौन जाएगा? तो स्कूल में विद्यार्थी जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शब्द चुने जो अन्य शब्द समूहों से बहुत सबसे कम मिलता जुलता हो। पीतल, डुरालुमिन, जर्मेनियम या फिर कांस्य। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम। ये अन्य सबसे क्या है? अलग है। नेक्स्ट है 81, 9, 64, 8। तो यहाँ पे 12 का क्या आएगा? देखिए 9 9 जा 81, 8 8 जा क्या आता है? 64। तो 12 का तो 12 12 जा क्या आएगा? 144। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है एक निश्चित कोड में पेजेस को ये लिखा जाता है तो राइट को ये लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी कोड भाषा में अदर को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अब यहाँ पे इसको देख लीजिए और इसको सॉल्व करिएगा, जल्दी ही हो जाता है, कोई नहीं है। तो देखिए PQR यानी आपको यहाँ पे Q को छोड़ के फिर R लिखा हुआ है, फिर ABCD 2 छोड़ दिया गया है, यहाँ पे 1 छोड़ा गया है, यहाँ पे 2 छोड़ा गया है। तो ऐसे आगे बढ़े हुए हैं। तो इसी प्रकार से जो आंसर आने वाला है वो हो जाएगा QWGHT। ठीक है, नेक्स्ट है मैं आपको क्वेश्चन पूरा दिखा देती हूँ, क्यों आप कहेंगे क्या दिखा। कुसुमा रवि की पत्नी है, गोविंद और प्रभु भाई हैं। गोविंद रवि का भाई है, प्रभु कुसुमा के कौन होंगे? चाचा होंगे, चचेरे भाई होंगे, बहनोई होंगे या फिर भाई होंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कुसुमा जो है ये रवि की पत्नी है, तो एक हो गया आदमी रवि, रवि की वाइफ हो जाएगी कुसुमा। गोविंद और प्रभु भाई हैं। अब देखिए गोविंद और प्रभु ये भाई हो गए और गोविंद रवि का भाई है। गोविंद जो है ये रवि का भाई है, तो प्रभु जो है ये कुसुमा के कौन होंगे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहनोई। तो इसके अकॉर्डिंग तो ये तीनों बहन हो गए। चलिए ऑप्शन में वैसे बहनोई है, बहनोई नहीं वो होना चाहिए था, भाभी होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये रवि की पत्नी है। ठीक है, ये तीनों भाई हो गए। चलिए अब यहाँ पे जो ऑप्शन है वही मैंने बता दिया है, बहनोई जो है वो राइट आंसर है। और यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट जो है क्वेश्चन आंसर हमारा हो गया है। 50 क्वेश्चन जो है हमारा इस सीरीज़ का हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं और दूसरे क्वेश्चन पेपर को लेके आऊँगी। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।